चलिए, कल तक के में तो कोई इशू नहीं है। आई गेस हमने डायरेक्टरी इनकैपेसिटी भी कवर कर लिया था, तो मैरिज से रिलेटेड जितने भी इनकैपेसिटीज़ हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट भी हो चुकी है, रिलेटिव भी हो चुकी है। पहले उसको कवर करने का रीज़न ये था कि जब फिर काइंड्स ऑफ मैरिज पर आएंगे कि मैरिज वैलिड है या मैरिज वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी पे सवाल उठेगा, तो हमें ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा कि वैलिडिटी को रोकती कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि अब हमने ये पढ़ लिया है कि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी है, तो हम लोग को समवेयर आइडिया है कि अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर शादी आती है तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है ना कि एक वॉइड मैरिज क्रिएट हो जाती है, तो वॉइड समझने में फिर वहाँ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ मैरिज से स्टार्ट करते हैं आज। काइंड्स ऑफ मैरिज में हम 3 काइंड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो वैलिड ही है जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सही से परफॉर्म हुआ है सब कुछ। अब काइंड्स ऑफ मैरिज आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। उसका रीज़न क्या है ना कि ये एग्ज़ाम में आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि इस सिचुएशन में शादी हुई थी और डिसाइड कीजिए कि क्या वो शादी वैलिड थी या वो शादी वैलिड नहीं थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें 3 तरह की मैरिजेस होती हैं। सबसे पहले वैलिड, जिसको आपको एग्जाम में सही भी देखने के लिए मिलेगा। वॉइड, जिसको बातिल कहते हैं। और थर्ड है इरेगुलर या इनवैलिड, जिसको फासिद कहते हैं। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा कि बातिल मैरिजेस बताइए या सही मैरिजेस बताइए, बहुत रेयर होता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखने मिले। जनरली क्वेश्चन जो अराइज होता है एक सिचुएशन दे रखी होती है कि ए ने बी से ऐसे शादी की, फिर ऐसे हुआ, ये सरकमस्टांस थे, इस रिलेशनशिप में आते हैं वो, और इतने गवाह थे। वो आपको एक स्टोरी दे देगा, देन यू विल हैव टू डिसाइड कि वो शादी सही मैरिज में आती है, बातिल में आती है, फासिद में आती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कई बार एक दो बार ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाता है। वो सिंपल सा पूछ लेगा। देखो, जनरली वैलिड में और वॉइड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं आता। डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन ही अराइज वॉइड और इरेगुलर के बीच में होता है, क्योंकि बहुत थिन डिफरेंस होता है मोस्ट। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो शिया लॉज है ना वो इरेगुलर मैरिज को मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से या तो शादी सीधा सीधा वैलिड है या वॉइड है। ठीक है, इरेगुलर का वो हिसाब रखते ही नहीं है। तो ये जो 3 टाइप की मैरिजेस आ रही हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर ये तीनों काइंड्स आएंगे तो तीनों हमेशा आएंगे सुन्नी लॉ में। ठीक है, लेकिन जो शिया लॉ है वो सिर्फ ये 2 मानेगा। उनके कहने का सीधा सा मतलब है या तो आपकी शादी एब्सोल्युटली वैलिड है या फिर वॉइड है, नो इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि इरेगुलर है ये कर लो ठीक हो जाएगा। तो वो सिर्फ यही 2 कैटेगरीज को मानते हैं। तो अब क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए वॉइड में और इरेगुलर में। ठीक है, अब एक बात बताइए, बहुत सारी कैटेगरी थी। जैसे पहले एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी पढ़ी थी, तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में ब्लड रिलेशन था। तो अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता भी है तो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी को हम रिलेटिव इनकैपेसिटी से अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। आपने एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे फॉस्ट्रेज लिखा है, ब्लड रिलेशन लिखा है, आंट्स अंकल ये सब लिखा है। दूसरी तरफ आपने इरेगुलरिटी में भी लिखा है, अनलॉफुल कंजंक्शन लिखा होगा और 5th वाइफ लिखा है। तो ये ग्राउंड हो जाता है इनको डिस्टिंग्विश करने का। इसके अलावा एक प्रॉपर अगर हमारे पास लिस्ट होती है ना कि ये चीज़ें वॉइड हैं और ये चीज़ें इरेगुलर हैं, तो एक डिफ्रेंसिएशन का आंसर यहाँ क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ इरेगुलर है वो सिर्फ सुन्नी लॉ में इरेगुलर है, बाकी अकॉर्डिंग टू शिया लॉ वो सब कुछ वॉइड है। ठीक है, अब एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इसकी ज़रूरत पहले कहाँ है, डिस्टिंग्विश करने का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। सिचुएशन पे आपको बताना होगा कि वो जो उन्होंने मान लीजिए एक स्टोरी लेते हैं
क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे आपको, कोई भी दो मुस्लिम नेम लेके ए और बी रख लेते हैं हम, कि ए ने बी से शादी की और उनकी शादी 1997 में हुई थी, और 1997 में जब उनकी शादी हुई थी तो वो जो थी ए बी के अंकल की बेटी थी, ठीक है, अंकल की, मैटरनल अंकल की बेटी थी, लेट्स से क्वेश्चन सही करने के लिए मैटरनल अंकल की बेटी थी, और उनकी शादी जिस टाइम पे हुई थी तो उनके एक तो निकाहनामा नहीं था शादी में, ठीक है, एक निकाह परफॉर्म हुआ था बट वैलिड निकाहनामा तैयार नहीं किया गया था। वहाँ पे गवाह थे, जिन गवाह में से एक गवाह की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब वहाँ पे वो जो हस्बैंड हैं वो इस शादी को मानने से मना कर रहे हैं, एक गवाह की डेथ हो चुकी है और दूसरा गवाह मिल नहीं पा रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है, पहले वो पूछेगा वैलिडिटी बताइए मैरिज की, तो वैलिडिटी हम कहाँ पे, कि उनके रिलेशन पे जाके देखते हैं। और अब जब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि निकाह परफॉर्म हुआ था तो सेरेमनी वाइज वैलिड हो गया, ठीक है, और शादी हुई थी। अब यहाँ पे कंसेंट का उसने सवाल नहीं पूछा है ना, एज कंसेंट उसने नहीं डाला है, हम उस जगह नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ उस फैक्ट में जाएंगे जो उसने दे रखे हैं। उसका पूछने का मतलब था कि हम कहाँ पर ध्यान दें, एक तो वैलिडिटी पे सेरेमनी वाइज ने, तो सेरेमनी परफॉर्म हुई है, आपको वहाँ लिख कर आना पड़ेगा कि निकाह नामा इज नॉट एसेंशियल टू क्रिएट अ वैलिड मैरिज, वो आप अपने आंसर में डाल के आएंगे, क्योंकि निकाह नामा पे अगर सवाल उठ रहा है तो निकाह नामा तो वैलिड है ही नहीं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मतलब वैलिड नहीं। और दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे कि उन्होंने आपको जानबूझ के रिलेशन बताया है, उसका रिलेशन कोट करते हुए आप क्या लिख कर आएंगे कि ये एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में नहीं आता है। उन्होंने अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ मैटरनल अंकल की अगर बेटी से शादी की है तो ये हमारी चारों कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की थी। तो यानी पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे क्वेश्चन में कि मैरिज इज परफेक्टली वैलिड, ठीक है, मैरिज की कैटेगरी बता दी। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि वो हस्बैंड मानने से मना कर रहा है, तो अब गवाह का उन्होंने क्या बताया कि दो गवाह थे शादी के टाइम पे, गवाह का यही रीज़न होता है कि आगे अगर ऐसी कोई नीड पड़े, तो एक गवाह इज बेसिकली डेड, दूसरा मिसिंग है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है ना, हमें एक प्रेजम्पशन के ऊपर आंसर लिखना पड़ता है, तो प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज पे जाएगा फिर ये आंसर, अगर वहाँ पे गवाह मिसिंग है और वहाँ पे निकाहनामा नहीं है, और निकाहनामा ना होने की वजह से शादी को कभी भी इनवैलिड नहीं कराया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रेजम्पशन हमने अभी डील नहीं किया है तो उस पर बात नहीं करते हैं, प्रेजम्पशन अभी आगे कराऊंगी, देन हम प्रेजम्पशन से जोड़ के इसका आंसर लिख देंगे। अब वैलिड मैरिज के लिए देख लेते हैं, कई बार बहुत है, वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, लेकिन कई बार अगर बाकी सब्जेक्ट टफ आ जाता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे मेंस की बात कर रही हूँ, मान लो सीआरपीसी का पेपर बहुत टफ आ गया, सीपीसी का पेपर बहुत टफ आ गया सब में, तो वो क्या करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस थोड़े से इजी कर देते हैं, थोड़ा हिसाब बराबर करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, समझ ही नहीं आता सीपीसी से है, सारे से है, या कहाँ से है, आंसर कैसे करना है, तो वो वहाँ पे पेपर का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उस साल का, वहाँ पे आपको फैमिली लॉ के क्वेश्चन आसान मिल जाएंगे। और आसान से मेरा मतलब है कि फिर वो क्या पूछ लेगा कि सही मैरिज के एसेंशियल बताइए, या बातिल मैरिज के एसेंशियल बताइए, या फासिद मैरिज के एसेंशियल्स बताइए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? वैलिड मैरिज के एसेंशियल देखते हैं। एक और चीज़, जब आंसर बड़ा करने के लिए कुछ नहीं मिले तो आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि एसेंशियल्स डिफाइन कराएंगे, है ना, कभी ये चीज़ मत करना। मुस्लिम लॉ में एक बात है, छोटा सा अगर क्वेश्चन आ गया कि सही मैरिज के एसेंशियल्स बताओ, तो एसेंशियल ना आपने एक एक लाइन में कोट करके आना है, लेकिन उसके बाद अपना आंसर को थोड़ा, अगर आपको वर्ड कम पड़ रहे हैं तो आप अपना आंसर इलस्ट्रेट करेंगे, ये बेटर वे होता है। आप ए बी की शादी कराएंगे अपने इलस्ट्रेशन में एक वैलिड मैरिज से कि ऐसे हुआ था, दो गवाह थे, प्रॉपर निकाह हुआ था, दोनों की फ्री कंसेंट थी, प्रपोजल एक्सेप्टेंस सब था, आप उस तरीके से अपना आंसर इलस्ट्रेट करके बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर एसेंशियल ये है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, तो आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस पे लिखे जा रहे हैं कि आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस पे देखे गए नहीं। आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस में सिर्फ एक लाइन डालेंगे कि 1 मीटिंग में होना चाहिए, और इतना मतलब अगर जेस्चर भी है तो या तो गवाह ने या फिर जिससे शादी हो रही है उसने, देखो दो कंडीशन होंगी जो आपको सिचुएशन जो वाले क्वेश्चंस में देखने मिलेंगी। पहला तो या तो वो कहेगा कि जो जेस्चर है, या वो अगर बोलकर भी हाँ कहा है, वर्ड्स हैं, तो या तो वो गवाह ने सुने हो उसी मीटिंग में, या फिर जिससे शादी होनी है उसने। निकाह परफॉर्म होने के दो तरीके होते हैं, या तो जिन दो लोगों का हो रहा है उनको आमने सामने बिठा दो,
तो उसने पूछा और उसने हाँ कहा, वो दोनों आपस में सुन ले, ठीक है। या फिर अगर गवाह के थ्रू हो रहा है, लड़का अलग बैठा है लड़की अलग बैठी है, तो प्रॉपर जो हाँ हो रही है वो हाँ वो गवाह को सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब दोनों पार्टी में से किसी की भी साइड से फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुल मैरिज को कहते हैं जबर मैरिज, और जबर मैरिज में भी फिर वही एक प्यूबर्टी में उसके पास रास्ता आ जाता है डाइवोर्स का, ठीक है। अडल्ट में जबर मैरिज नहीं होती है, अगर इन केस हो जाती है तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। वही इजब कबूल और हिंदू लॉ है एक और चीज, अगर हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो लिखने की कोशिश करना याद करके, और अगर मुस्लिम लॉ है तो उसमें उसके वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन उसके सबको आते हैं, दोनों पर्सनल लॉज हैं। हिंदू लॉ में भी ऐसा है कि आप वहाँ पे 7 स्टेप्स या 7 फेरे नहीं लेगा, सप्तपदी लिख कर आएंगे आप, तो जो पर्सनल लॉ है उसी के वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना याद करने के लिए। जब कबूल और दूसरा, पहला तो ये है, अब ये जो इजब कबूल होगा ये भी इन वन मीटिंग है, ये वन मीटिंग वाले पोर्शन पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और वन मीटिंग के अलावा विजिबल होना चाहिए, चाहे किसी को भी हो, चाहे गवाह को हो या चाहे जिससे शादी हो रही है उसको हो, ठीक है। पहला एसेंशियल तो वैलिड मैरिज का यही हो गया, दूसरा फ्री कंसेंट हो गया, अगर पार्टीज की फ्री कंसेंट है तो भी वैलिड है, और टू विटनेस, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे एमसीक्यू में आपको विटनेस के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं प्री में, अब अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है 4 ऑप्शन में कि वहां पे फीमेल विटनेस का ऐसा कर रखा है कि 4 फीमेल विटनेस, एक ऑप्शन आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, या एक ऑप्शन लेट्स से आपको देखने के लिए मिल रहा है 1 मेल एंड 2 फीमेल, और उसी में ही आपको 2 विटनेस का 2 मेल का भी ऑप्शन या 2 विटनेस लिखा हुआ है, तो इसको टिक करना, क्योंकि या तो उन्होंने खुद से ए एंड बी बोथ देना चाहिए था, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हम सिर्फ 2 विटनेस पे जाएंगे, ठीक है। तो 2 विटनेस, अब जो पार्टीज हैं उनकी, अब पार्टीज को क्या होना चाहिए, सबसे पहले शादी के लिए साउंड माइंड हो, मेजर हो, और फ्री कंसेंट तो है बट केपेबल भी तो हो कंसेंट देने के लिए, ठीक है। केपेबल भी तो होने चाहिए कंसेंट, अब वो फ्री कंसेंट दे रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए दे रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, अब आंसर बड़ा करना होगा, तो जो पार्टीज वाला पॉइंट है उसमें साउंड माइंड पे आप ये लिख देंगे या मेजर पे लिख देंगे कि अगर माइनर है तो उसके बदले कंसेंट कौन देगा, फिर गार्जियन देंगे, और उसके बाद उसके मेजर होने के बाद उसके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ख्यालुल बुलुग यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर फिर भी बड़ा करेंगे, लेकिन आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस ये सब डिफाइन नहीं करके आएंगे, फ्री कंसेंट कोई डिफाइन नहीं करके आएगा वहाँ पे। विटनेस में क्या बताना है कि विटनेस का आपको क्या है, या तो 2 विटनेस में दोनों मेल हैं, ये मेल के केस में है, और फीमेल के केस में क्या होगा, 1 मेल और 2 फीमेल, तो ये तो कर देना, लेकिन इनको अंदर से डिफाइन नहीं करना। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, अगला पॉइंट बताइए, पूछिए, समझी नहीं। 2 फीमेल प्रेजेंट है, हाँ नहीं ये कंप्टेंट, 2 फीमेल अकेली कभी भी कंप्टेंट विटनेस नहीं है, कुछ रेयरेस्ट केसेस में देखा गया है कि इसकी जगह पे भी 2 और फीमेल ले लेते हैं, समझ रहे हैं आप, कि जैसे यहाँ तो 2 फीमेल थी ही, बट ये ना सुन्नी और शिया ज़्यादातर इस मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, काफ़ी कोर्ट में केसेस आए थे, केस के बेस पे था कि अगर वहाँ पे 2 रख सकते हैं तो 4 फीमेल, बट जनरली उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बहुत रेयर देखा जाता है, 1 मेल की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, बल्कि कई बार क्वेश्चन भी आता है क्या 4 फीमेल विटनेस होकर वो कर सकते हैं, तो आपने नो ही करना है कि 1 मेल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। यहाँ तक एसेंशियल्स हो गए हैं, और इसके बाद ये है कि अब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट होता है
कि वो अगेंस्ट नहीं हो पब्लिक पॉलिसी के, जो भी शादी हो रही है वो अगेंस्ट नहीं हो पब्लिक पॉलिसी के। तो इसमें भी एक पॉइंट यही होगा कि इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और जो पार्टीज हैं वो फॉल ना करें किसी भी एब्सोल्यूट या रिलेटिव इनकैपेसिटी में। किसी इनकैपेसिटी में नहीं। और कौन सी इनकैपेसिटी थी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी या फिर रिलेटिव इनकैपेसिटी। आंसर को बड़ा करने के लिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनकैपेसिटी नहीं बताकर आना, ठीक है। आप नाम डाल आओगे, कोई भी इनकैपेसिटी नहीं, यानी वो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव इनकैपेसिटी होगी। तो ये थी वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर अगर शॉर्ट नोट ही आया है तो सिर्फ जनरली अपना आंसर इलस्ट्रेट कराना। आंसर इलस्ट्रेट कैसे, वही ए और बी, वहाँ पे मतलब पूरे एसेंशियल फुलफिल कर देना अपने इलस्ट्रेशन में, जो जो एसेंशियल्स चाहिए। जैसे आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे, मान लो ये इसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिख दिया, आगे की लाइन क्या होगी कि ए और बी है, प्रॉपर इजब कबूल हुआ है, वन मीटिंग में हुआ है और विजिबल जेस्चर से हुआ है, उनके बीच फ्री कंसेंट थी उनकी, और वहाँ पे 2 मेल विटनेस भी प्रेजेंट थे, और पार्टीज जो थी वो साउंड माइंड थी, मेजर थी, अडल्ट थी, केपेबल थी कंसेंट देने के लिए, और कोई ऐसा लॉ इन्फ्रिंज नहीं हो रहा था, और वो जो किसी भी इनकैपेसिटी में फॉल नहीं करती थी, ठीक है ना। तो रिलेटिव ना ही एब्सोल्यूट। तो ये वैलिड मैरिज है। अब सेकंड मैरिज, यहाँ तक बताइए आप लोगों को क्लियर है। वॉइड मैरिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वॉइड मैरिज करेंगे। देखिए आपने लास्ट में भी ध्यान दिया होगा कि वॉइड मैरिजेस जो भी हो रही थी वो सारी एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के ही केस में हो रही थी। तो अगर वॉइड मैरिज है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि समहाउ हमें एसेंशियल तो पता ही है ना उसकी। तो अब वॉइड मैरिज के एसेंशियल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। अब वैलिड मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस पे जाते हैं। अगर शादी वैलिडली हुई है तो क्या क्या राइट वाइफ के बनते हैं। एक चीज़ हमें आगे पढ़नी पड़ेगी कि जो वाइफ के राइट्स हैं ना वो हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं, समझ रहे हैं आप। जो वाइफ के राइट्स हैं वो हस्बैंड की ड्यूटीज़ हैं, और जो हस्बैंड के राइट्स हैं वो वाइफ की ड्यूटीज़ हैं, वाइस से वर्सा वाला हिसाब है। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर वैलिड मैरिज है तो इनहेरिट करने का राइट है, और इद्दत करेंगी, इद्दत उनका राइट है। मतलब अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कई बार आपको इस तरह की सिचुएशन देखने के लिए मिलेगी कि शादी से घर वाले खुश नहीं थे, वैलिड मैरिज थी, दोनों मुस्लिम सेम थे, बोथ पार्टीज मुस्लिम थी, सब कुछ ठीक था, बट ऐसा था कि घर वाले खुश नहीं थे। तो उसमें क्या होता है कि अर्ली पीरियड में हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और शादी के बाद उनकी वाइफ इद्दत के लिए करने के लिए चाहती हैं या करना चाहती हैं जो भी है, तो हस्बैंड की फैमिली रोक देती है उनको इद्दत करने से। तो अब वो कोर्ट में जाती हैं, शी वाज सेइंग कि इद्दत इज़ माय बेसिक राइट। और इद्दत के पीरियड में ऐसा भी कहते हैं कि उसे हस्बैंड के घर से नहीं निकाल सकते आप। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो डेथ में 4 महीने 10 दिन का इद्दत का पीरियड है, और अब ये 4 महीने 10 दिन तक आप अगर उसको इन लॉज को बाद में नहीं रखना है तो उसका जो भी हिस्सा बनता है उसको दे के, पैसे वैसे दे के उसको भेज सकते हैं। लेकिन इद्दत एक ऐसा पीरियड है कि वो उसका राइट है कि वो अपने हस्बैंड के घर में रहकर ही करेगी। मतलब नोबडी कैन स्टॉप हर टू डू दैट। अब कैसा हुआ इस केस में कि उसको निकाल रहे थे वहाँ से कि आप यहाँ नहीं, अगर इद्दत भी करनी है अपने घर जाकर करो। तो वो कोर्ट में गई कि ये तो मेरा बेसिक राइट है, मेरी शादी वैलिड थी तो इद्दत करना तो मेरा राइट है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो कोर्ट ने ये बोला कि घर वाले खुश हैं या नहीं है। अगर उन्होंने फिर उसके जो अपोजिट साइड वाले थे उन्होंने बोला कि उसकी खुद से कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, तो इसका किसी प्रॉपर्टी में शेयर बनता नहीं है, घर फादर के नाम पे है, और फादर पहले ही विल कर चुके हैं घर की, उसमें हमने उसे हिस्सा नहीं दिया था, हमने उसको पहले ही बेदखल कर दिया था जब उसने इससे शादी करी थी। तो प्रॉपर्टी में तो उसका कोई राइट है नहीं यहाँ पे। जब शादी हुई थी तब बेदखल था, और वो इस चीज़ पे अग्री भी करता था, बस वो यहाँ रह रहा था थोड़े टाइम में, थोड़े टाइम बाद वो ये घर छोड़कर जाने ही वाला था। तो अगर इनको इद्दत करनी है तो अपने घर जाकर करें।
तो कोर्ट ने ये कहा कि नो मैटर प्रॉपर्टी में इनके हस्बैंड का राइट बचता है या नहीं, इनका राइट बचता है या नहीं, आगे इनका कोई शेयर है या नहीं, और महर उसको ऑलरेडी पे कर दिया था उसके हस्बैंड ने शादी के बाद ही। फिर भी कोर्ट ने कहा कि अगर इनका, जो कोर्ट ने जजमेंट में कोर्ट किया कि अगर इनके 2 रुपए भी नहीं निकलते हैं प्रॉपर्टी में, तब भी इनका ये राइट है कि जिस छत के नीचे ये हस्बैंड के साथ रहती थी वहीं पर ये अपनी इद्दत कंप्लीट करें। तो कोर्ट का जजमेंट ये आया और उन्होंने इद्दत फिर इन लॉज के हाउस में कंप्लीट करी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का या जजमेंट का हमारे लिए क्या यूज़ है, डीजेएस में क्या होता है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रॉपर एक सिनेरियो दे देंगे और आपको सिनेरियो को समझ के समझना चाहिए कि आपको कौन सा लॉ अप्लाई करना है उस पर। अगर वो इद्दत का वो सारा इनहेरेंट वगैरह लिख देंगे तो आप सोचेंगे जब कुछ बचा नहीं है घर चली जाओ। तो आपने ये याद रखना है कि वहाँ पे लॉ कौन सा डालना है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आपको प्रैक्टिकलिटी के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वो लॉ लगा पाते हो जो रिक्वायर्ड है या नहीं। आपने पर्सनल लॉ इतना पढ़ा है कि या सिर्फ आप शॉर्ट नोट लिखने तक ही सीमित हो। समझ रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, हाँ मैं काम करूँगी कि जो नोट्स बनाएंगे, नोट्स देखो मैं नहीं बना रही, नोट्स सर बना रहे हैं, मैं सर को बोल दूँगी उसमें जजमेंट्स डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या होगा आगे, वॉइड मैरिज के हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। सबसे पहले तो हमने किस बात पे शुरू किया था कि राइट्स होते हैं। अब वैलिड है मैरिज तो इनहेरेंट का राइट है, राइट टू इद्दत है ना, और राइट महर लेने का राइट है जिसे डार कहते हैं, ये सारे राइट्स मिलेंगे। बट जब वॉइड हो गई मैं, और डाइवोर्स का राइट है, सबसे बड़ी बात ये है नहीं रहना तो दोनों पार्टी, देखो इस्लामिक लॉ 2 तरीके के डाइवोर्स की बात करता है। एक राइट सिर्फ हस्बैंड को दिए गए हैं डाइवोर्स का, दूसरे राइट सिर्फ वाइफ को हैं, उसमें हस्बैंड नहीं घुस सकता, जिसमें कि एक खुला है। तो अगर राइट्स की बात आए, वाइफ के पास क्या राइट्स है, खुला लेने का राइट है, और हस्बैंड के पास क्या राइट है, तलाक देने का राइट है। उसके लिए वो चीज़ तलाक है और वाइफ के लिए वो चीज़ खुला है। ठीक है, तो ये वाले राइट्स हैं। तो ये राइट्स कहाँ मिलते हैं, सिर्फ वैलिड मैरिज में मिलते हैं। इद्दत का भी, अब अगर मैरिज मान लो वॉइड थी और लोगों ने कोर्ट ले जाके समाज ने जैसे तैसे उसको खत्म करा दी, अब यहाँ पे ऐसे में अगर लड़की क्लेम करती है ना कि मैं इन लॉज के घर में रहकर ही इद्दत पूरी करूंगी, तो यहाँ पे वो ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकती। वहाँ वैलिड मैरिज में उसके पास ये राइट है, नो मैटर उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है नहीं है, बट उसके पास वहाँ पे इद्दत करने का राइट है। यहाँ उसके पास राइट नहीं होगा इद्दत का। तो सबसे पहला तो वॉइड में क्या हो जाएगा, कोई लीगल रिजल्ट नहीं है, कोई लीगल रिजल्ट है ही नहीं इस मैरिज का। अगर कोई लीगल रिजल्ट नहीं है तो कोई लीगल राइट भी नहीं होगा। अब पहली बात यहाँ पे लीगल क्यों लिखा है, क्योंकि अगर वॉइड मैरिज भी है और 2 लोग अपने घर में रह रहे हैं, कभी ऐसा कुछ अराइज हुआ ही नहीं कि उन्हें कोर्ट तक आना पड़े, और वो अपने पूरी लाइफ जीकर मर जाएंगे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने पर्सनल राइट्स तो दे ही दिए ना। वो क्या उसको घर पे मेंटेन नहीं करता होगा वाइफ को, हस्बैंड और वाइफ के जो राइट्स हैं वो पूरे करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल, अब हाँ कल को अगर वो उठ के कोर्ट चले जाएंगे तो लीगल राइट्स नहीं है। पर्सनल राइट्स हमेशा इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो देना चाहे। वॉइड मैरिज में भी दे देते हैं लोग, कई बार ऐसा होता है मैरिज वॉइड होती है, 1 साल बाद पता चल रहा है, 2 साल या 10 साल बाद लोग कह रहे हैं, आके समाज आके कह रहा है कि वॉइड है, वो लोग नहीं जा रहे हैं कोर्ट, वो अपना उसी घर में रह रहे हैं और लीगल राइट्स नहीं भी मिलेंगे, कोर्ट नहीं देगी। तो ये सिर्फ वहाँ बातें होती है कि अगर आप वॉइड मैरिज में कल कोर्ट का कोर्ट गए तो कोर्ट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना तो कोई लीगल रिजल्ट है इस मैरिज का और ना ही कोई लीगल राइट है। ठीक है, और ना ही कोई लीगल इफेक्ट है। अब लीगल इफेक्ट अलग से क्यों है, लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं मैरिज के, बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस है ना, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो लेजिटिमेट है ना, और फिर चिल्ड्रंस का शेयर और मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट में आ जाती हैं, तो वहाँ पे कोई लीगल इफेक्ट नहीं रह जाता इस मैरिज का। ठीक है, और मान लो कि आगे को कोई इश्यूज अराइज होने लगे, तो वो इशू भी सारे इलेजिटिमेट होंगे, और इलेजिटिमेट इश्यूज को कभी भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, इशू क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया मान लो,
तो फिर वहाँ पे वो क्या कहेंगे, वहाँ पे जाके डीवी पे चार्ज करने से पहले हस्बैंड को वो ये बोलेंगे अलग अलग रहो भाई, ये शादी नहीं है, ठीक है, वो इशू लेजिटिमेट नहीं होगा। मान लीजिए कि वो डाइवोर्स के लिए चाहने लगे, ये एक हमेशा अगर एक शादीशुदा कपल में झगड़ा है और वो फैमिली कोर्ट में जाएगा अपना ग्राउंड लेके कि इस ग्राउंड पे मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो समहाउ क्या होता है कि उसकी बात एंटरटेन की जाती है और वहाँ पर उसको रास्ता बताया जाता है कि या तो कोर्ट थोड़ा टाइम साथ रहने को कहता है या जो भी, या डायरेक्ट डाइवोर्स ग्रांट करता है। तो यहाँ पे अगर वो डाइवोर्स के लिए जाएंगे ना तो ये कोई इशू हुआ तभी तो डाइवोर्स के लिए गए, ये इशू लेजिटिमेट नहीं होगा। वहाँ पे कोई डाइवोर्स नहीं ग्रांट करेगी और बोलेगी सीधा सीधा अलग रहना शुरू कर दो, क्योंकि शादी ही जीरो है, वॉइड इज जीरो। तो जब यहाँ पे शादी ही की कोई वैल्यू नहीं है तो आपको डाइवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना, वॉइड मैरिजेस में डाइवोर्स नहीं होती है, डाइवोर्स नहीं होती है तो इद्दत भी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ना ही इद्दत होगी। ये हुए इसके कॉन्सिक्वेंसेस वॉइड मैरिज के। अब वॉइड मैरिज है कौन सी ये देखेंगे। रिपीटिशन पहले हो गया ना ये यहाँ तक। देखिए वॉइड मैरिज में रिपीटिशन से बचने के लिए एक बात सुनिए, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी अंडर शिया लॉ सुन्नी लॉ दोनों के हिसाब से क्या है वो मैरिजेस वॉइड हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट तो सुन्नी लॉ में भी वॉइड कर रखी है ना। तो अब आप एक बात बताइए कि आपके पास क्या प्रॉपर लिस्ट है वॉइड और इरेगुलर मैरिजेस की। एक बार प्रॉपर लिस्ट बनवा दूं या फिर आप लोग प्रीवियस नोट्स में से मैनेज कर लेंगे। बनवा दूं आप लोग, चलो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ आया सबको। अब इनका क्वेश्चन ये है, आप लोग एक बात सुनिए कि अगर शादी हुई, क्वेश्चन सुन लेना कि मैं सही समझी हुई नहीं, कि अगर शादी हुई है और शादी के टाइम पे जो लड़का था बेसिकली मान लीजिए वो इनसेन था, ठीक है, लिनेटिक था, और उसको उस टाइम पे माइनर भी था वो, तो गार्जियन ने कंसेंट देकर शादी करा दी। अब उसके अडल्ट होते होते उसकी इलनेस ठीक हो गई, अब वो साउंड माइंड हो चुका है, बट समहाउ पता चलता है कि जो शादी थी वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से हो रखी थी, जिसकी वजह से इनिशियली शादी वॉइड थी, ये कहना चाहते हैं आप। हाँ, तो अब आगे क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए मान लीजिए ल्यूनेटिक थी, फीमेल थी, उनकी मेजर नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो उसके साथ 50 साल भी रही है ना और इनिशियली ये मैरिज वॉइड थी, एक एब्सोल्यूट प्रोहिब नहीं 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 कुछ नहीं, और वो लीगली तो अब हमने देखिए बातिल मैरिज में वही तो कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं कि अगर ये बातिल है ना तो चाहे वो एक साथ 50 साल रह लिए हैं, इस शादी का ना तो कोई लीगल रिजल्ट है ना कोई लीगल राइट अराइज होगा उनका, दोनों का ही, ना तो हस्बैंड का वाइफ के थ्रू और ना वाइफ का हस्बैंड के से। अगर वो एक साथ मतलब मान लो पूरी जिंदगी काट लिए, 50 साल रह लिए हैं और एक ओल्ड कपल हैं और किसी वजह से 50 साल बाद उन्हें कोर्ट जाना पड़ जाए और इनिशियली अगर मैरिज वॉइड थी ना, तो ना तो कोई लीगल राइट है ना कोई लीगल इफेक्ट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुरू से मैरिज वॉइड थी, यही रीज़न होता है। और पता है ये इतना स्ट्रिक्ट राइट बनाने का कारण भी ये रहता है कि एक बात बताइए, जब शादी कर रहे हैं कम से कम आपको एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का तो ध्यान रखना ही चाहिए, है ना। तो ये इस चीज़ के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि पहले लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को नज़रअंदाज करके शादी कर लेंगे एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री में, और कल को कोर्ट भी आ जाएंगे उस चीज़ के लिए उठकर, तो कोर्ट ही कहता है कि बेसिकली तो बेसिक सेंस तो रखो अपने अंदर, बेसिक सेंस का इस्तेमाल तो करो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड डिग्री में इसीलिए कोई राइट नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। अब हाँ चलिए लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वॉइड मैरिज कौन सी है। अब वॉइड का भी आपको दो देखने पड़ेंगे कि शिया क्या कह रहा है और सुन्नी क्या कह रहा है। शिया तो सभी मैरिजेस को वॉइड कह रहा है, यहाँ पे जितनी लिस्ट बनेगी शिया के हिसाब से तो ये समझ लेना सभी की सभी वॉइड है, ठीक है। सुन्नी किसे रिकॉग्नाइज करता है एज वॉइड, उसके आगे मैं लिख दूंगी, ठीक है। अब मैरिज अगर एब्सोल्यूट, शॉर्ट में लिख रही हूँ आप लोग भी ऐसे लिख लेना, अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में शादी हुई है तो वॉइड है।
अगर एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में शादी हुई है तो शिया के हिसाब से तो है ही वॉइड, सुन्नी के हिसाब से भी वॉइड है। ठीक। और दूसरी चीज कि अगर शादी ऐसी हुई है, मैरिज विद वाइफ ऑफ अनदर, who is still in lawful marriage या wedlock with that husband। अब क्या हुआ है ना कि शादी हुई है, एक लड़के ने शादी की है जो ऑलरेडी किसी की बीवी थी उससे, और उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, वो ऑलरेडी उस अपने पुराने हस्बैंड के साथ एक लॉफुल वेडलॉक के अंदर है। तो अब एक बात बताइए, शिया के हिसाब से ही वॉइड है या सुन्नी के हिसाब से भी वॉइड है? क्या सुन्नी लॉ इसको इरेगुलर नहीं मानेगा कि अगर वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे? नहीं, क्योंकि सुन्नी फीमेल्स को लेकर स्ट्रिक्ट है। हमने पढ़ा नहीं था वो धर्म वाले केस में भी ना, पढ़ा था ना हमने। तो ये भी वॉइड है दोनों को लेकर, क्योंकि अगर यहाँ पे मेल होता, वो फिफ्थ वाइफ वाला चक्कर होता, तो यहाँ पे क्या होता कि वो डिवोर्स दे सकती थी और वो सिर्फ सुन्नी के लिए रेगुलर हो जाती और शिया के लिए वॉइड हो जाती। बट ये भी दोनों केस में क्या है, वॉइड है। और शिया तो कभी इरेगुलर मैरिज को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। एक और चीज, कल मैंने हलाला के बारे में बताया था। व्हाट इफ एक कपल हलाला फॉलो ना करे, मतलब ए और बी शादीशुदा थे, एक झगड़ा हुआ उनके बीच और उस झगड़े पे उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया, और डिवोर्स देने के बाद अब एक बार लग गया ना कि वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते दोबारा जब तक वो वाइफ कहीं और शादी नहीं करे। तो हस्बैंड क्या करता है, बल्कि वो दोनों ही क्या करते हैं कि वो बार होते हुए भी निकाह कर लेते हैं दोबारा। तो फिर ये कोई भी लॉ दोनों में से इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वॉइड मैरिज। इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जब आपको अपनी फर्स्ट वाइफ से शादी करने से पहले हलाला परफॉर्म कराना इम्पॉर्टेंट हो और वहाँ पे आप बिना परफॉर्म कराए उसी से ही शादी कर लें, तो भी ये वॉइड मैरिज की कैटेगरी में आता है। अब एक बात बताइए, अनलॉफुल कंजंक्शन जो टॉपिक था वो वॉइड था या इरेगुलर था? अनलॉफुल कंजंक्शन बताइए पहले तो क्या था, अगर याद आ रहा है। ऑनलाइन में से कोई याद आ रहा है अनलॉफुल कंजंक्शन? पहले बताओ था क्या? क्या था अनलॉफुल कंजंक्शन? तथागत, प्रीति, पारुल, बिना चीटिंग किए बताओ। नहीं नहीं, पेज नहीं पलटो। और तुम लोग भी दिख नहीं रहे हो, प्लीज पेज मत पलटना। आप लोग बताइए क्या था अनलॉफुल कंजंक्शन? हाँ तथागत बट ऐसे नहीं था वो। एग्जैक्टली प्रीति, यस, हाँ ये था। ऐसे केस में अगर वो मेल होता, नहीं नहीं तथागत राइट प्रॉपर्ली, वो अगर कोई फीमेल मेल होता, वो फनी साउंड कर रहा है। मैरिज विद सिस्टर और एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नहीं आप लोग कंप्लीट नहीं लिख रहे हो, पहुंच रहे हो सब। तो मैरिज नहीं हो सकता दो सिस्टर के बीच में विद वन मुस्लिम मैन। हाँ नाउ यू आर गेटिंग तथागत।
ऐसा होगा ना कि अगर एक आदमी है वो सेम दो बहनों से शादी नहीं कर सकता है, तो मेरे समझाने का मतलब था कि दो बहनें या दो लोग जो आपस में एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में है, कि अगर उन दोनों वाइफ जो हैं उसकी, दोनों में से कोई एक लड़का होता तो वो आपस में शादी ना कर पाता, ये समझाया था मैंने। ठीक है, अब आप समझे कि जैसे कि ये हस्बैंड है ना, इनकी दो वाइफ है, वाइफ 1 और वाइफ 2। अब ये जो दो वाइफ्स है ना, ये आपस में प्रोहिबिटेड डिग्री में है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। अब ये सिस्टर्स हैं या कुछ भी है, या इनके बीच मतलब रिश्ता ऐसा है कि अगर इन दोनों में से कोई एक मेल होता, तो जैसे वाइफ 1 है वाइफ 2, तो ये दोनों आपस में शादी नहीं कर पाते। फिर ये बार इसके लिए प्रोहिबिट करता है कि एक टाइम पे दोनों बहनों से शादी नहीं करे, बहन या मान लीजिए मदर है, ये डॉटर है, तो ठीक है, यहाँ पे भी एब्सोल्यूट बार है। अगर मान लीजिए ये लड़का होता, तो क्या ये मदर है तो ये सन होता ना, ये आपस में शादी नहीं कर पाते। तो जब इस तरह का एब्सोल्यूट बार क्रिएट होता है, तो ये वाला पर्सन ऐसे दो जो आपस में एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी वाले एरिया पे हैं, ये इंसान इन दोनों से शादी एक साथ नहीं कर सकता एक टाइम पे। तो शिया लॉ तो हर जगह ही वॉइड है, वो बार बार आप ध्यान में रखना कि अगर शिया कह रहा है तो वॉइड ही कह रहा होगा। लेकिन हाँ, सुन्नी में इरेगुलर आ जाता है ये। और सुन्नी में रेगुलर क्यों आता है? क्योंकि सुन्नी लॉ कहता है कि व्हाट इफ हस्बैंड इसको डाइवोर्स दे दे, है ना, तो इसके साथ मैरिज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, इसीलिए इरेगुलर आता है। माइक तो ऑन कर लिया था ना। तो अनलॉफुल कंजंक्शन भी एक वॉइड मैरिज है शिया लॉ के अंदर, इसको भी क्या मान। अब आप लोगों को समझ आया प्रीति तथागत, बाकी सब छोटे छोटे टर्म्स याद रखा करो। अब मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, अब मैरिज विद फिफ्थ वाइफ वही शिया तो सीधा सीधा वॉइड ही मानते हैं सबको। हाँ, ये चीज भी सुन्नी में इरेग्युलर ही मानी जाती है, क्योंकि दे सपोज कि हो सकता है चारों में से किसी एक को डिवोर्स दे दे, तो फिर वो मैरिज विल बी परफेक्टली वैलिड, इसीलिए। और ये लिस्ट ना आपको रटी हुई होनी चाहिए। मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम, ठीक है, अब नॉन मुस्लिम के केस में क्या है, हाँ हाँ कोई नहीं तथागत, बस वो थोड़ा फनी साउंड कर रहा था और कोई बात नहीं है। मैरिज विद एनी नॉन मुस्लिम, अब नॉन मुस्लिम के केस में बताओ, शिया क्या कर रहे हैं, इसको वॉइड ही बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुन्नी में क्या, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर लड़का कर रहा है तो इरेग्युलर है, और अगर लड़की कर रही है तो कंप्लीटली वॉइड है, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हमेशा याद रखना, शिया नेवर रिकॉग्नाइज इरेग्युलर मैरिजेस। मैरिज विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत, अब इद्दत वाली वुमेन के साथ क्या है, शिया लॉ क्या कहेगा, वॉइड है, और सुन्नी लॉ के हिसाब से इरेग्युलर है। शिया के हिसाब से तो ये सारा का सारा ही वॉइड है। चलिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि ये पूरी लिस्ट क्या थी, ये वॉइड मैरिजेस की थी, लेकिन शिया लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये शिया इस पूरे को वॉइड मानता है, और साथ साथ सुन्नी जिसको वॉइड रिकॉग्नाइज करते हैं उसकी पहचान हमने अलग कर ली है। अब इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे ये देखते हैं। वॉइड मैरिज तो हो गई है, तो हमने इसका ही समझाया कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, है ना।
लेकिन लीगल इफेक्ट के भी दो उठते हैं। अगर आप इरेगुलर मैरिज की बात करें तो उसमें भी दो साइड्स होती हैं। तो वॉइड मैरिज में एक ध्यान रखो, और ये क्वेश्चन भी है, अगर यहाँ ये कह रहा है ना कि नो लीगल इफेक्ट, तो एक चीज है ईदर बिफोर और आफ्टर consummation of मैरिज। मैटर ही नहीं करता है वॉइड मैरिजेस में कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट है या नहीं है। वहाँ पे आप अपने लीगल इफेक्ट के लिए इस बात पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर मैरिज में दो तरीके के राइट मिलते हैं बट वॉइड मैरिज में नहीं मिलते हैं, और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लीगल इफेक्ट क्या कॉन्ज्यूमेशन से पहले या बाद में अलग हो जाता है। तो लीगल राइट तो ये आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन भी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैरिज वॉइड है तो इवन आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन कोई भी लीगल राइट क्रिएट नहीं होगा। और इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि इद्दत के पीरियड में मेंटेनेंस का सवाल उठता है, और आजकल तो मेंटेनेंस के लिए आफ्टर इद्दत के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं, बट वॉइड मैरिजेस में नो मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस भी नहीं है। अब एक बात बताइए, डाल मिलेगा या नहीं मिलेगा? फिर भी आप बताइए। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस तो नहीं है, डिवोर्स भी नहीं है, ठीक है, बट अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड है देन ठीक है, यानी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, डिवोर्स नहीं होगा, इद्दत नहीं कर सकते हैं, ये वॉइड मैरिज के लिए है। याद रखना वॉइड की बात हो रही है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना फिर एग्जाम में वही यही एमसीक्यू बन जाते हैं। तो अगर वॉइड मैरिज है तो इसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है, डाइवोर्स तक नहीं है, लेकिन अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड है तो वहाँ पे डावर ले सकती हैं। लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट हैं? तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, क्या डीवी एक्ट में मुस्लिम वुमेन क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस? देखो तथागत, अगर मैरिज वॉइड है तो नहीं कर सकती, नहीं करेंगी। वॉइड मैरिज में पीछे लिखवा है ना नो लीगल इफेक्ट वाला, अगर मैरिज इरेगुलर भी है तो भी डीवी में जा सकते हो, ठीक है। मैरिज वॉइड है तो वो लीगल इफेक्ट खो देती है अपना। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट क्या करेगा, अगर उसकी हेल्प करना चाहता होगा तो उसको क्या बोलेगा कि आप दोनों की तो शादी ही नहीं एग्जिस्ट करती है, तो अलग अलग रहो ना आराम से। और अगर उसने ज़्यादा ही वायलेंस कर दिया है, मारपीट कर दी है, तो उसके हिसाब से उसको पनिश कर देगा। बट यह मेंटेनेंस का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अब मेंटेन करने के लिए नहीं है तो वो तो उसका हस्बैंड नहीं है ना, तो उसके फादर से जो उसके लीगली जो रखते हैं इस बात का राइट कि उसको मेंटेन करें एज इफ शी इज़ नॉट मैरिड, ये कंसिडर कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो जो वुमेन है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि वो शादीशुदा ही नहीं है, तो उसके बाद कौन, या तो भाई करेगा, फादर करेंगे, ग्रैंडफादर, जो भी फिर उसके उसमें होगा वो उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे इसमें, वो कैसे होंगे? वॉइड मैरिज के इलेजिटिमेट,
ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं और इन बातों का ध्यान रखना, डाल मिल सकता है या नहीं। तो डाल की भी तो दो कंडीशन है, कॉन्ज्यूमेटेड मैरिज है या नहीं है, उस हिसाब से डाल डिसाइड होगा। इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, डाइवोर्स नहीं हो सकता, और जो चिल्ड्रंस होंगे वो इलेजिटिमेट होंगे, मेंटेनेंस का सवाल नहीं उठता, इद्दत नहीं करनी पड़ेगी उसको। ऑलराइट, ये है वॉइड मैरिज के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज। नो नीड ऑफ डाइवोर्स, है ना, ये तो आपने लिख लिया है, शायद रिपीट हो जाएगा दोबारा लिखवा दिया है ना। डाइवोर्स इद्दत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देख लो नहीं लिखा है तो एक बार ही लिख लो। अब आप एक बात बताओ कि वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, यहाँ आप लोग क्लियर है ना, और आप सब यहाँ तक क्लियर है। इरेगुलर पे आए। अब इरेगुलर मैरिज में पहले तो इरेगुलर मैरिज शिया लॉ में होती ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता शिया लॉ का। अब यहाँ पे अलग से सुन्नी लिखना, आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को। इरेगुलर यानी फासिद। और बहुत सारी बार ऐसा होता है एग्जाम में, नहीं देखने को मिलेगा वॉइड, बातिल लिखा होगा, ठीक है। वॉइड कहीं लिखा ही नहीं होगा, ना हिंदी में ना इंग्लिश में बातिल लिखा होगा, इरेगुलर नहीं लिखा होगा, सिर्फ फासिद लिखा होगा। एग्जामिनर का मन अच्छा होता है तो ब्रैकेट में इरेगुलर या वॉइड लिख देता है, और कभी कभी नहीं भी लिखा मिलता, कई बार होता है इंग्लिश भी लिखी हुई होती है। तो आपको अपनी वोकैबुलरी इस हिसाब से रखनी है, और ये दोनों पर्सनल लॉज के लिए है ना। तो अब फासिद मैरिज में पहले तो हम लिस्ट देख लेते हैं। अब पहले तो फासिद मैरिज कहाँ पर है, सिर्फ सुन्नी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना, शिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब कौन कौन सी है इरेगुलर मैरिजेस, बिना विटनेस के होने वाली। तो सुन्नी लॉ कहता है कि अगर शादी बिना विटनेस के भी हुई है तो इरेगुलर मानो, वॉइड नहीं मानो। कोई इतनी बड़ी इनकैपेसिटी नहीं हो गई है कि बिल्कुल वॉइड कर दिया जाए शादी को। अब इस शादी के भी जो देखो, वॉइड मैरिज में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोबारा निकाह कर भी लें अगर पूरे तामझाम के साथ भी, तो भी वो एक सही रिलेशनशिप आपस में नहीं बना सकते। वॉइड में तो ये होता है ना, मान लो कि अगर वो कोर्ट गए, उनकी मैरिज वॉइड है, तो उन्होंने कहा नहीं हम दोबारा ढंग से निकाह कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, पर हमें साथ ही रहना है, तो क्या उनके लिए चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? नहीं, वॉइड है ना। तो वो 50 बार भी अगर 10 तरीके के तामझाम से सारे एसेंशियल पूरा करके भी करें, बट वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो आ जाता है वो उसे नहीं कर सकते। इरेगुलर मैरिज में ऐसा नहीं होता। मान लो ए और बी की शादी हो गई थी एक टाइम पे, बट उनकी शादी में विटनेस नहीं थे प्रॉपर। मैंने बताया ना, वो 4 फीमेल वाला लेकर चल गए होंगे, चलो, और इन्होंने ऐसे शादी कर ली। अब ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि 4 फीमेल का तो सवाल ही नहीं उठता, 1 मेल की बात होती है और 2 फीमेल की बात होती है। ऐसा करना चाहिए था। प्रॉपर विटनेस नहीं था, विदाउट विटनेस या विदाउट प्रॉपर विटनेस। ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, 4 फीमेल रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, प्रॉपर विटनेस नहीं था, आपकी शादी तो इरेगुलर है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, ए और बी साथ रह ही नहीं सकते हैं, एक प्रॉपर वेडलॉक नहीं बना सकते हैं, बच्चे इलेजिटिमेट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, अच्छा ये वाले सही नहीं थे विटनेस, अभी यहीं पे बैठ के हम अभी 10 मिनट में आते हैं दोबारा निकाह करके प्रॉपर विटनेस के साथ, तो शादी वापस से वैलिड। और बच्चे तो हमेशा कभी इसमें इरेगुलर मैरिज में लेजिटिमेट होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शादी को लीगल इफेक्ट दिया जा सकता है, तो बच्चों को भी तो लीगल इफेक्ट दिया जा सकता है ना। वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि उस शादी को लीगल इफेक्ट दे दिया जाए, तो लीगल इफेक्ट नहीं दे दिया जाएगा, इसीलिए बच्चों को भी बाद में प्रॉब्लम होती है। वरना कोर्ट इतना, स्पेशली हिंदू लॉ में आप अब पढ़ेंगे, इसके बाद हिंदू लॉ ही है, कोर्ट इतना ब्रॉड ओपिनियन रखता है कि बच्चों की क्या गलती। तो बच्चों को तो बहुत रेयर केस में ही लेजिटिमेट किया जाता है, ज़्यादातर लेजिटिमेसी दी जाती है, तो वो रेयरेस्ट केस यही एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी होती है। तो या तो विटनेस नहीं है शादी में, या फिर प्रॉपर विटनेस नहीं है, दोनों केसेस में इरेगुलर है शादी। विद अ 5th वाइफ, अब इसमें इरेगुलर है, वॉइड नहीं है। शिया लॉ तो इसको वॉइड ही कहता है ना, ये सुन्नी के हिसाब से इरेगुलर है 5th वाइफ से,
सुन्नी लॉ के हिसाब से ये रेगुलर मैरिज है, क्योंकि चारों में से एक को, पुरानी वाली में से एक को डिवोर्स देगा तो ये 5th वाइफ के साथ वैलिड हो जाएगी। ठीक, अंडरगोइंग इद्दत, अब सुन्नी लॉ क्या कह रहा है कि ये इरेगुलर है, और शिया लॉ क्या कह रहा है कि क्या है, वॉइड है। ठीक है, शिया के हिसाब से तो ये वॉइड ही है ना, और सुन्नी के हिसाब से उस औरत से शादी करना जो अभी इद्दत में है ये सिर्फ इरेगुलर है। चेंज कर दूं? अब एक बात यहाँ पे मेल के पर्सपेक्टिव से है कि अगर मेल marrying फायर वर्शिपर है या फिर नॉन मुस्लिम है, बहुत लंबी कैटेगरी है। तो यहाँ पे मेल के लिए ये शादी हमेशा कैसी रहेगी, इरेगुलर है, क्योंकि ये जो मेल है ना ये मुस्लिम है। ऑलराइट, ये जो मेल है ये कैसा है, ये तो मुस्लिम है, लेकिन ये जो वुमेन है ये या तो नॉन मुस्लिम है या फायर वर्शिपर है, तो ये शादी इरेगुलर है, वॉइड नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसके पीछे इनका लॉजिक था इसको इरेगुलर करने का कि उनको लगता है कि मे बी दैट वुमेन बिकम मुस्लिम, हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है शादी को वैलिड करने की, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को वॉइड नहीं करते हैं, इरेगुलर करते हैं कि मे बी आगे चल के शादी ठीक हो जाए। बट अगर इसी को ही उल्टा कर दोगे, और हाँ ये सुन्नी लॉ कह रहा है इस बात को, है ना, कि ये इरेगुलर है, सुन्नी, शिया तो इसको सीधा सीधा वॉइड ही कहता है। ठीक है, क्या हुआ, मैंने किया ओके। लेकिन अगर यही सिनेरियो उल्टा हो जाए कि जो फीमेल है वो है मुस्लिम और जो मेल है वो नॉन मुस्लिम है, अब कोई भी नॉन मुस्लिम तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो यहाँ पे सुन्नी और शिया दोनों के ही हिसाब से वॉइड है। ठीक है, शिया सुन्नी दोनों, और याद रखना है ऊपर वाली कैटेगरी को शिया वॉइड ही मानता है, क्योंकि शिया के हिसाब से रेगुलर मैरिज जैसा कुछ नहीं होता। मैरिज बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, इसका मतलब बताइए आप दोनों। मैरिज बाय, लिख देती हूँ मैं, कौन सा पॉइंट था वो, पीछे जाकर देखती हूँ, 5 6। देखिए मैरिज बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, आप बताइए इसका मतलब क्या है आप दोनों। कि जो शादी किसी लुनेटिक की हुई थी या माइनर की हुई थी, तो जिसने कंसेंट दी थी वो ऑथराइज नहीं था कंसेंट देने का उस शादी को। ठीक है, तो वो अनऑथर, अब माइनर की शादी हुई और कंसेंट दी उसके गार्जियन ने, अब जो उस टाइम पे शादी में गार्जियन बन के कंसेंट दे रहा था वो इंसान ऑथराइज्ड ही नहीं था कि वो वहाँ पे कंसेंट दे सके। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अभी तो माइनर है, लड़का है या लड़की जो भी है या दोनों, जब वो मेजर हो जाएंगे तो उनके पास अपना राइट होगा, राइट टू प्यूबर्टी वाला, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। और तो ये यहाँ पे इरेगुलर इसीलिए है क्योंकि जब ये मेजर होंगे तो उसके बाद ही अपना अपने आप देखेंगे, इनको डाइवोर्स चाहिए होगा तो डाइवोर्स है, और अगर वैलिड इस शादी को कंटिन्यू रखेंगे तो इन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेजर होने के बाद भी शादी कंटिन्यू रखनी है, फिर वो अपने आप वैलिड हो जाएगी। ये सिर्फ उस पीरियड में इरेगुलर रहेगी जब तक दोनों मेजर नहीं होते।
ठीक है, जैसे ही दोनों मेजर हो जाएंगे तो दो ऑप्शन होंगे, या तो ये शादी खत्म करा दें क्योंकि जो गार्जियन था वो ऑथोराइज नहीं था, या फिर वो ये शादी कंटिन्यू करें। तो अगर जैसे ही ये शादी कंटिन्यू होगी वैसे ही ये शादी परफेक्टली वैलिड हो जाएगी। ठीक है, और अनलॉफुल कंजंक्शन हमने मेंशन कर लिया इसमें, इरेगुलर में, पीछे वाले में नहीं किया ना। अनलॉफुल कंजंक्शन वही है, सुन्नी लॉ क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको, इरेगुलर, और शिया के हिसाब से वॉइड थी जो हमने पीछे वाले लिस्ट में मेंशन कर ही ली है। एक क्वेश्चन ये आया था, अकॉर्डिंग टू शिया लॉ मैरिज में ओनली बी ईदर वैलिड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इरेगुलर, और ऑप्शन डी ए एंड बी, और ऑप्शन ई था ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो वो ए और बी वाला हो जाएगा ना। तो शिया लॉ रिकॉग्नाइज ही वैलिड और वॉइड को कर रहा है, और ये एमसीक्यू के फॉर्म में, और सुन्नी लॉ वैलिड वॉइड इरेगुलर तीनों को कर रहा है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेज जो पता लग गए, वॉइड मैरिज के पता लग गए, इरेगुलर के भी कॉन्सिक्वेंस पता लगने रहते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है हम लोग? चलिए कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं इरेगुलर मैरिज के। अब क्या होगा, अब जो इरेगुलर मैरिज होती है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी हम एक पार्ट में देख ही नहीं सकते, हमें हमेशा दो पार्ट्स में समझने पड़ते हैं। पहला आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन या फिर बिफोर कॉन्ज्यूमेशन, दो पार्ट्स में इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। ठीक है, दो पार्ट में इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन और बिफोर कॉन्ज्यूमेशन। समहाउ अगर शादी इरेगुलर होती है तो आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन इसको 80% राइट दे दिए जाते हैं, लिटरली 80% राइट दे दिए जाते हैं दोनों को ही, क्योंकि इतना कोई बड़ा बार नहीं होता। इरेगुलर मैरिज में हमेशा चांस होता है मैरिज को लीगल कर देने का। ठीक है, बार उतना बड़ा नहीं होता है, इसीलिए इसको दे दिया जाता है। लेकिन बिफोर कॉन्ज्यूमेशन में लिखेंगे आप like a void marriage it has no legal effect। ठीक है, void marriage की तरह वॉइड मैरिज की तरह इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर शादी इरेगुलर हुई है और आप कोर्ट पहुंच गए हैं और बिफोर कंज्यूमेशन है तो कोर्ट कहता है कि इसको वॉइड मानो, खत्म करो इसको, दोबारा ढंग से एक वैलिड तरीके से अगर सेम लोगों को करनी है तो जो पिछली बार करनी रह गई थी उसको हटा के वैलिडली इसको करो, और अगर आपस में नहीं करनी तो जहाँ चाहे करो, पर हाँ इसमें डाइवोर्स करा देते हैं। ठीक है, लेकिन डिवोर्स के भी दो ग्राउंड्स हैं। अब ये बिफोर कंज्यूमेशन वाला जो है, इसको कैसे इसके नीचे लिखूं, ये वाला इरेज कर दूं, स्लाइड ही चेंज कर देती हूँ। तो बिफोर कंज्यूमेशन ये बिफोर वाला कर रहे हैं हम। नो नीड ऑफ डिवोर्स,
ठीक है, जो बिफोर कॉन्ज्यूमेशन है इरेगुलर मैरिज में, वहां पे डिवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती और वाइफ इज नॉट बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत। अब नॉट बाउंड का मतलब ये है कि शादी टूटी है, अगर उसका मन है तो कर ले, उसको कोई रोकेगा भी नहीं, बाउंड नहीं है वो। ठीक है, तो जब डाइवोर्स ही नहीं है तो इद्दत भी नहीं करे तो चल जाता है। ये है बिफोर कॉन्ज्यूमेशन वाला, कि इरेगुलर मैरिज हुई कि आपका कोई लीगल राइट नहीं है, वॉइड की जैसी ट्रीट की जाएगी अगर बिफोर कॉन्ज्यूमेशन है। डाइवोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है और इद्दत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वॉइड की तरह ट्रीट की जा रही है तो बिफोर कॉन्ज्यूमेशन में फिर तो मेंटेनेंस का राइट भी नहीं है, इनहेरिटेंस का भी राइट नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। लेकिन आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन में काफ़ी चेंजेस हैं। स्लाइड चेंज कर दूं? ओके ओके ओके। आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन में क्या होगा, चीज़ें काफ़ी बदलती हैं। आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन में सबसे पहले तो वाइफ को इद्दत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डिवोर्स होता है एक इरेगुलर मैरिज का, ठीक है, अब डिवोर्स में इद्दत कितने की होती है, और अगर डेथ हो जाए तो, है ना। अब एक बात बताओ, चलो इसमें आगे बढ़ने से पहले ए और बी थे, ये वाइफ थी और ये हस्बैंड थे, इनकी इरेगुलर मैरिज थी। अब शादी इनकी इरेगुलर मैरिज थी और हस्बैंड की हो गई है डेथ। मैरिज कैसी थी, इरेगुलर, और इनकी डेथ हो गई है, तो अब इनके लिए इद्दत का पीरियड बताओ। नहीं, इरेगुलर मैरिज में डेथ के केस में भी सिर्फ 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है। ठीक है, इरेगुलर मैरिज में डेथ के केस में भी 3 महीने की इद्दत करनी पड़ती है। लिख देती हूँ बल्कि मैं, देखो पहला पॉइंट तो ये है, आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन में इरेगुलर मैरिज में वाइफ हैज टू ऑब्जर्व इद्दत। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, बट द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत इन बोथ केसेस, कौन से बोथ, डिवोर्स या फिर डेथ, दोनों ही केसेस में इज 3 कोर्स। 3 कोर्स यानी 3 मंथ्स। ठीक है, डेथ हो या डाइवोर्स हो, दोनों ही केसेस में जो इद्दत का पीरियड होगा वो 3 महीने का होगा इरेगुलर मैरिज में आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन। ये रेगुलर मैरिज की बात चल रही है, जनरल टर्म नहीं है। इरेगुलर मैरिज में आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन एक तो वाइफ को इद्दत करनी पड़ेगी, लेकिन जो इद्दत की ड्यूरेशन होगी वो दोनों ही केसेस में, डाइवोर्स में भी और डेथ में भी 3 महीने की हो जाएगी। ठीक है, उसको 4 महीने 10 दिन की इद्दत नहीं करनी पड़ेगी इरेगुलर मैरिज के केस में। अब यहाँ पे वो डाल लेने के लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन अभी हम डाल के टॉपिक पे नहीं पहुँचे हैं। एक होता है स्पेसिफाइड डाल और एक होता है प्रॉपर डाल। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो उसे डाल दिया जाएगा ना, तो या तो स्पेसिफिक या फिर जो दूसरा है प्रॉपर, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा ना वो पे किया जाएगा उसको।
दोनों में से जिसका अमाउंट लेस होगा। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा क्योंकि हमें अभी वो चैप्टर पे नहीं गए हैं, प्रॉपर नहीं पता है, वो नहीं पता है। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा यहाँ पे शी इज एंटाइटल्ड टू डबल। ठीक है, डबल मिलेगा उसको इसमें। ये आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन है, रेगुलर मैरिज, कंफ्यूज मत होना। लेकिन मेंटेनेंस मिलेगा इद्दत के पीरियड में, इद्दत के पीरियड में। अब इद्दत तो बाउंड कर दिया ना उसको, वो तो हमने वैलिड मैरिज में पढ़ा था ना, वो तो मिलता ही है वाला तो वहां पे है। हाँ देखो, अब इद्दत वो कहीं भी करे वो उसकी चॉइस हो जाती है रेगुलर मैरिज में, लेकिन मेंटेनेंस नहीं मिलता है इद्दत के दौरान। ठीक है, और ये मैंने नंबर में शायद गड़बड़ कर दी है, आप लोग ठीक से डाल लेना। मेरा फिर दोबारा 2-3 शुरू हो गया है। ठीक है, तो उनको इद्दत तो करनी है, लेकिन जो जनरल वैलिड मैरिज में इद्दत के टाइम पे मेंटेनेंस है ना कि मिलना ही मिलना है, वो एक बाउंड किया जाता है हस्बैंड को। यहाँ पे इरेगुलर मैरिज के केस में मेंटेनेंस इद्दत में नहीं दिया जाता, भले ही मैरिज कॉन्ज्यूमेटेड है तो भी नहीं। देखो पहले चिल्ड्रन पे आ जाते हैं, है ना। चिल्ड्रन एक इरेगुलर मैरिज के लेजिटिमेट होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब लेजिटिमेट है तो सारे राइट्स भी मिल रहे होंगे, इनहेरिटेंस वगैरह का, ये कॉन्ज्यूमेटेड मैरिज की बात है। लेकिन जब बिफोर कॉन्ज्यूमेशन वाला है तो बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जो इनहेरिटेंस का सवाल है बीवी के लिए या एक्स वाइफ के लिए, वो भी नहीं मिलता। ठीक है, किसी तरह का कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं दिया जाता। हाँ, चिल्ड्रन लेजिटिमेट होते हैं। देखो डाइवोर्स का जो अब इसमें नेक्स्ट लाइन है, थोड़ा डाइवोर्स पे आते हैं। जो डाइवोर्स 3-4 तरीके से, पहला डाइवोर्स हमने यही देखा है कि जो आजकल काफ़ी उसमें रहा है ट्रिपल तलाक, के एक बार में 3 बार तलाक कह दिया जाता है और तलाक हो जाती है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इस्लामिक बेसिक टेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पे अगर आप उसमें कुरान के टेक्स्ट में जाओगे तो वहाँ पे 2 तरीके की तलाक का जिक्र है सिर्फ। पहली ये है, हसन और अहसन नाम है उनके। तो पहली में क्या होता है ना कि एक बार में 3 बार तलाक दे दिया और फिर उसके बाद वाइफ 3 महीने की इद्दत करती है, और उसमें अगर हस्बैंड चाहे उस इद्दत के पीरियड में उसे डिवोर्स को रिवोक कर सकता है, उसके साथ वापस से रहना शुरू कर सकता है, और जब तक इद्दत खत्म नहीं होती तब तक उसके पास ये शादी को ठीक करने का चांस रहता है। पहली तलाक। दूसरी तलाक क्या होती है कि एक बार तलाक कहा शुरू में, एक बार, फिर 1 महीने का वेट होता है, फिर दोबारा तलाक कहा, फिर 1 और महीने का वेट होता है, और फिर आखिरी तीसरा तलाक, और फिर जब वो महीना खत्म हो जाता है और इस पूरे पीरियड में वाइफ इद्दत कर रही होती है, तो फिर जब वो तीसरा तलाक बोल दिया जाता है, 1 महीना गुजर जाता है, तो तलाक फाइनल होती है। तो समझने की बात यह है कि दोनों में 3-3 महीने का पीरियड दिया गया है। हम यहाँ पे तलाक बिद्दत की बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और खुला में क्या होता है कि मान लो वाइफ की साइड से वाइफ कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो जब वाइफ इनिशिएट करती है, वाइफ हस्बैंड के पास जाके क्या रखती है, एक ऑफर रखती है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे खुला चाहिए, और अपना खुला लेने का रीज़न बताती है। तो अब हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन होता है कि या तो जो वो रीज़न बता रही है, अगर वो खुला नहीं चाहता है तो वो चीज़ उसको चांस देगा कि नहीं मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूंगा, वो एक म्यूचुअल डिसीजन पे होगा। और अगर हस्बैंड को लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है एंड शी नीड टू गेट डिवोर्स, तो फिर वो वहाँ पे उसको तलाक दे देता है। लेकिन खुला में भी ऐसा होता है कि जब एक ऑफर लेकर वाइफ जा रही है हस्बैंड के पास, और इस केस में जहाँ पे हस्बैंड एक्सेप्ट कर रहा है उसका ऑफर खुला का, तो वाइफ 3 महीने की इद्दत करती है, और खुला भी इन 3 महीनों में रोका जा सकता है।
ठीक है। तो अब ये हम यहाँ क्यों समझ रहे हैं कि हर बार हमने कितनी डिक्लेरेशन पढ़ी, 3, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। लेकिन इरेग्युलर मैरिज में इवन आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन सिंगल डिक्लेरेशन पे डाइवोर्स हो जाता है। अब सोचो कि यहाँ पे सिंगल डिक्लेरेशन दे रखा है, तो क्या 3 तलाक का कोई प्रॉपर वैलिड मैरिज में अस्तित्व होगा? ठीक है, क्योंकि सिंगल डिक्लेरेशन पे डाइवोर्स इरेग्युलर मैरिज में आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन में दे रखा है कि यहाँ पे वो 3 कोल्स वाला फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल डिक्लेरेशन होगा, इद्दत उसकी मर्जी होगी करेगी, नहीं होगी नहीं करेगी। यहाँ पे बाउंड है, सिंगल डिक्लेरेशन जब वाइफ का दिया है तो उसके बाद अब डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ पे वाइफ इद्दत करेगी। और डाइवोर्स के और डेथ के दोनों के केस में 3 महीने की है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दोनों में से, और यहाँ पे सीधा सीधा है कि इरेग्युलर मैरिज आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन, अगर मैरिज ब्रेक करनी है, मैरिज की टाई, तो दोनों में से कोई भी पार्टी इनिशिएट कर सकता है, इसको ऑफर ले जा सकता है कि भाई नहीं रहना है, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। एक सिंगल डिक्लेरेशन दोनों में से किसी एक की साइड से उस मैरिज को रिवोक कर देगा वहाँ पे। तो और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, खुद से नहीं जा रहे हैं, तो दे मे बी सेपरेटेड बाय कोर्ट, है ना। लास्ट पॉइंट है कि तो वो कोर्ट जाके भी डिवोर्स ले सकते हैं। अगर उन्हें खुद से कर रहे हैं तो सिंगल डिक्लेरेशन सफिशिएंट है, सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ डाइवोर्स, फिर उसके बाद इद्दत। और अगर कोर्ट की हेल्प लेना चाहें तो कोर्ट से लीगली डाइवोर्स ले सकते हैं और वाइफ विल ऑब्जर्व इद्दत। ठीक है, यहाँ पे हर केस में 3 महीने की इद्दत का पीरियड रहेगा। यहाँ तक क्लियर है हम इरेग्युलर मैरिज पे भी और इसके सारे कॉन्सिक्वेंसेज में भी। देखो, मैरिज, डाइवोर्स, मेहर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आता है, उतना आपको स्कूल्स नहीं देखने मिलेंगे, कभी कहीं दिख गया, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यही है। और जो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में भी 2 होता है कि भारत में 2 तरह के एडवोकेट्स हैं। एक तो जिसको मतलब भेड़ चाल चल रही है, सीनियर ने एक बनाकर दे दिया, उसी को फॉलो कर करके सबको चल रहा है। और एक होता है कि प्रैक्टिस में भी आप इतनी जान डाल सकते हैं फैमिली कोर्ट में कि आपको बेसिकली इतना पता होता है, आपका धर्म कोई भी है, जब आप एडवोकेट बन जाते हैं ना, तो आपको दोनों साइड की नॉलेज इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी केस आ रहा है, आपके लिए सब वो है। आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी कि वो टॉपिक अगर डाइवोर्स है तो मैं जानता हूँ एक एक एस्पेक्ट के बारे में, और अगर वो टॉपिक मैरिज है तो भी मैं एक एक एस्पेक्ट जानता हूँ। वहाँ पे आर्ग्यू करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो वो ये वहाँ पे हेल्प करेगा। जुडिशरी का तो अभी आपको पता ही है, अभी 3 साल की प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो जब आएगा तब आएगा। बीइंग अ लॉ पर्सन ना, हमें कभी भी नाइव नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ पूछ रहा है और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं है। स्पेशली दोनों पर्सनल लॉज में, हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में, आपको मैरिज, डाइवोर्स और मेंटेनेंस और ये इन चीज़ों का तो बेसिक आइडिया होना ही चाहिए कि कहाँ लेजिटिमेसी है, कहाँ क्या राइट है। अब जब ऐसे कोर्ट में जाते हैं तो कोई भी, किसी भी हिंदू लॉ का भी कोई भी केस आ सकता है, इसके बाद हिंदू लॉ करेंगे, और उसमें भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक होता है इसमें इनहेरिटेंस का। आपको दोनों पर्सनल लॉ में आइडिया होना चाहिए, कितनी कितनी प्रॉपर्टी जाती है, कैसे शेयर जाता है। और आजकल वक्फ बोर्ड का जो इतना ज़्यादा उसमें है, आपको पता होना चाहिए पुराना वक्फ एक्ट क्या था और अब क्या है ना। आप बताइए, यहाँ इरेगुलर मैरिज तक हम लोग क्लियर हैं, फिर राइट्स और ड्यूटीज पे आते हैं। क्लियर यहाँ तक? आप लोगों को भी क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये कहाँ चला गया? इसके बाद हिंदू लॉ, हिंदू लॉ भी नहीं हुआ है ना, मुझे तो दोनों ही लॉज के लिए बोला गया है। हाँ, पहले मुस्लिम लॉ, अभी इसमें शरीयत एक्ट करना है, और डाइवोर्स के लिए जितने भी एक्ट हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो भी जो एक्ट बाद में के ना, पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए, समझ आ जाए। शरीयत एक्ट भी 5 मिनट, छोटे छोटे हैं वो, हार्डली 2 क्लास में ना सारे एक्ट्स हो जाएंगे,
उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उतना। और एक चीज़ ये है कि रिटर्न नोट्स मिलेंगे, नो डाउट, वो सर बना रहे हैं, बेटर ही बनाएंगे, मगर मैटर करता है कि आप चलती क्लास में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ना लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है एक रिटर्न फॉर्म में कि आपको रिवाइज करना है, वो कितना भी अच्छा करके दे दें, लेकिन जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो आपने खुद से समझ के लिखा है। और अगर किसी भी क्लास में अगर बोर्ड पे नहीं भी लिखवाया जाता है ना, तो आदत डालो कि वो रनिंग हैंड्स में लिखते रहो बस, जो भी लेक्चर चल रहा है। अब जितने कॉन्सिक्वेंसेस थे वैलिड, वॉइड के और इरेगुलर के, वो तो देख लिए। एक क्वेश्चन आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ऑलराइट पारुल तथागत, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अब एक बात बताइए, हस्बैंड वाइफ को छोड़ दीजिए थोड़ी देर एक स्टेट में रहते हैं, अगर मेरा राइट है कि मेरा सामान चोरी नहीं होना चाहिए, ये मैं मतलब मेरा है, ये इस पे मेरा पोजेशन है या ओनरशिप है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप चोरी नहीं करेंगे, है ना। और अगर आपका राइट है कि यहाँ पर बैठकर आप पढ़ रही हैं बिकॉज यू पेड फॉर इट, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। अब हस्बैंड का अगर राइट है कोई भी, तो वाइफ की वो ड्यूटी हो जाएगी। और अगर कोई वाइफ का राइट है, अब जैसे वाइफ का राइट है मेंटेनेंस लेना, तो हस्बैंड की ड्यूटी क्या है, मेंटेनेंस देना। वाइफ का राइट है डावर लेना, तो हस्बैंड का राइट है डावर देना। अब वाइफ, अगर हस्बैंड का राइट है कि बीवी उसके घर में रहे शादी के बाद, जो इंडियन कल्चर है, तो वाइफ की ड्यूटी है ना वहाँ पे। तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ और राइट, म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन होती है कि जो मेरा राइट है वो सामने वाले की ड्यूटी है, जो मेरी ड्यूटी है वो उसका राइट है। अब इसमें काफ़ी सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर अब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, तो उसमें कहीं बार बार बताने या बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाइफ का उसमें इनहेरिटेंस का राइट है। तो अगर वाइफ का राइट है वहाँ पे इनहेरिटेंस का, तो क्या हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है वहाँ उसको इनहेरिट करने देने की। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन मुस्लिम लॉ में ये म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन वाला जो पार्ट है, देखो एक तो है कि सिर्फ वाइफ के ही राइट्स हैं, क्या हस्बैंड का राइट है डावर लेने का, नहीं है ना। हस्बैंड तो वहाँ पे कुछ राइट्स सिर्फ वाइफ को दिए गए हैं और कुछ राइट्स सिर्फ हस्बैंड को दिए गए हैं, लेकिन कुछ राइट मुस्लिम लॉ म्यूचुअली देता है। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूचुअल राइट में आता है इनहेरिटेंस का राइट, ठीक है। ये कोई जेंडर वाइज राइट नहीं है। अगर वाइफ की प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड का भी, अब मान लीजिए कि एक कपल था, ये वाइफ थी, ये हस्बैंड था, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी थी अच्छी खासी और इनकी भी थी। अब शादी के थोड़े टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनकी डेथ होने के बाद बचा कौन, सिर्फ हस्बैंड। और इनके पास वाइफ के अभी कोई चिल्ड्रन नहीं थे, तो अब उस प्रॉपर्टी के लीगल हेयर इनके पेरेंट्स थोड़ी होंगे वाइफ के, अब तो हस्बैंड होंगे ना। और अगर इन केस बच्चे भी हैं तो बच्चों का राइट्स है, बच्चों का और हस्बैंड का दोनों का राइट है। मान लीजिए जिस घर में ये रहते थे वो घर ही वाइफ का था, तो क्या अब वाइफ की डेथ के बाद वाइफ की फैमिली आ जाएगी उस पर अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए। मान लीजिए हो सकता है इनकी डेथ के ये अपने घर वालों को मेंटेन कर रही हो, इनका कोई भाई नहीं हो, उस हिसाब से जो चलता है मदर को या फादर को मेंटेनेंस इनकी साइड से ज़्यादा हो या कोई लीगल इनहेरिटेंस भी बनता हो, तो इनको थोड़ी छोड़ देंगे। अगर मदर का जाएगा, फादर का जाएगा या किसी अदर XYZ पर्सन का बनता भी है, तो उसके साथ भी इनहेरिटेंस में हस्बैंड को थोड़ी छोड़ा जाएगा, उसका शेयर भी है। तो जो इस्लामिक लॉ इनहेरिटेंस देता है वो म्यूचुअल इनहेरिटेंस देता है। जिस तरीके से हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर सकती है, ठीक है।
फॉर बोथ द पार्टीज कोहेबिटेशन इज अ म्यूचुअल राइट, ठीक है, none of the party can deny for it but the time place and circumstances must be reasonable, ठीक है। तो इसमें कोहेबिटेशन जो है वो भी म्यूचुअल राइट है हस्बैंड और वाइफ दोनों का, दोनों में से कोई भी पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है, बट द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस मस्ट बी रीजनेबल, हेल्थ XYZ सब कुछ देखने के बाद, ऑलराइट। और तीसरा म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन में क्या होता है, एक प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ऑलराइट। यानी अब जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में एक प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, जैसे कि कुछ वो मैंने बताया था ना कि हस्बैंड जो है वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता, ये डिग्री, ये प्रोहिबिशन कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि ये जो दो पर्सन हैं इन दोनों का अब आपस में रिश्ता बन चुका है म्यूचुअल, तो इनसे जुड़े लोग इनके लिए प्रोहिबिटेड डिग्री में आने लगते हैं। फिर वो रिश्ता अगर बाय बर्थ नहीं था, बाय ब्लड नहीं था, पर अब जो रिश्ता क्रिएट हुआ है वो भी अपने आप में अपने साथ प्रोहिबिटेड डिग्री लेकर आता है। तो ये इनके फादर से शादी नहीं कर सकती, वो प्रोहिबिटेड डिग्री हो गई है, ये इनकी मदर से नहीं कर सकते शादी, और है ना इनकी ही बहन, सगी बहन, वो हमने बताया था जो भी लड़की इनके साथ प्रोहिबिटेड डिग्री में है ये उनसे शादी नहीं कर सकते दूसरी। तो शादी ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट कर देती है जो कि या तो बाय ब्लड होते हैं या बाय बर्थ होते हैं, तो शादी भी इस तरीके की प्रोहिबिटेड डिग्री क्रिएट कर देती है। ये राइट थे। एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि लॉफुल कंडीशन बाइंड हो जाती हैं दोनों के बीच में। अब ये लॉफुल कंडीशन क्या हो सकती हैं, वाइफ हस्बैंड के घर में रहे, हस्बैंड उसको मेंटेन करे, है ना, वायलेंस ना करे, ठीक है, वही जितनी भी नॉर्मल लैंग्वेज में इसमें जो घर बसाने वाले कंडीशंस होती हैं, एक जनरल एनवायरनमेंट देना बच्चों, अब मान लीजिए वेडलॉक से बच्चे हो चुके हैं तो वो लेजिटिमेट होंगे, वो उनको पेरेंटेज देगा, हस्बैंड को ही करना पड़ेगा, तो ये सारी क्या है लॉफुल कंडीशंस ही तो हैं। फिर उसे चिल्ड्रंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, वाइफ को भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वाइफ के और हस्बैंड के जो इंडिविजुअल हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुन लो। देखो वाइफ के स्पेसिफिक राइट क्या है जो हस्बैंड के नहीं है, डावर है, इद्दत है, इद्दत के दौरान मेंटेन है। अब ये हस्बैंड आके तो नहीं मांग सकता ना कि मैं भी इद्दत करूंगा, मुझे भी मेंटेन करो, तो वो सिर्फ वाइफ के राइट्स हैं। और कुछ राइट्स जो सिर्फ हस्बैंड को दिए गए हैं, तो वो है सबसे पहला वही कॉन्जुगल राइट्स वाला कि एक रीजनेबल टाइम प्लेस डिसेंसी के साथ, और दूसरा ये है कि वो उसके घर में रहे, ठीक है। आज ये मुस्लिम लॉ हुआ, हिंदू लॉ हुआ, ये काफ़ी पुराने लॉज हैं, तो ये तो स्ट्रिक्टली इसी चीज़ को करते हैं कि अगर शादी हो गई है तो वन मस्ट बी लिव इन हस्बैंड्स होम, ठीक है, वो उसका घर छोड़कर नहीं जा सकते विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। हाँ अगर कोई रीजनेबल कारण है तो ये हस्बैंड के राइट्स में आता है, पर्सनल लॉज में, हिंदू लॉ में भी मुस्लिम लॉ में भी हस्बैंड का राइट है कि वाइफ उसके घर में रहे, और वाइफ की फिर ये ड्यूटी बन गई, वाइफ की ये ड्यूटी है कि वो हस्बैंड के घर में रहे। हाँ अगर कोई रीजनेबल कारण है, कोई रीजनेबल कॉज है, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन, जॉब, और उसमें भी 10 चीज़ें देखी जाती हैं, तो इस सब के अलावा ये हस्बैंड के कुछ इंडिविजुअल राइट हैं जो वाइफ के नहीं हैं, और वाइफ के कुछ राइट्स हैं जैसे इद्दत, मेंटेनेंस, डाल, जो हस्बैंड के नहीं है वो, तो वाइफ के जो राइट्स हैं वो हस्बैंड की ड्यूटी है, और जो हस्बैंड के राइट्स हैं वो वाइफ की ड्यूटी है। आदिति प्रीवियस स्लाइड, ऑल राइट आदिति, एक मिनट, हाँ जी पूछिए आप, इन स्लाइड दिखा दो क्या। हाँ यस, दो, वो उनकी इद्दत खत्म, नहीं कुछ भी नहीं होगा उनकी साइड से।
हाँ देखो, ऐसा है कि आपका सवाल ये है कि अगर वाइफ इद्दत कर रही है तो क्या हस्बैंड भी इद्दत के पीरियड तक रुकेगा दूसरी शादी करने के लिए? वो इंसानियत के लिए रुक जाए तो रुक जाए, लेकिन लॉ के हिसाब से बाउंड नहीं है वो। जिस दिन डिवोर्स हुआ, लेकिन वो एक बात ये भी है ना कि उसको तो 4 शादी पे अलाउड है। मान लीजिए कि डिवोर्स वाली इद्दत चल रही है कि एक उसमें आज डिवोर्स दिया, 1 महीना वेट, फिर एक बार दिया, तो इस 3 में भी वो तो 4 शादी कर सकता है। अगर वो दूसरी करेगा तो इद्दत पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ये भी तो है ना। हो गया दीदी, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ जी। और आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या फ़र्क है, क्या आपको डिस्टिंक्ट करना है वॉइड और इरेगुलर मैरिज के बीच में, ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट में इसे कंटिन्यू करते हैं।